डीएनए स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन का ये दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं, साथ ही साथ टाइप्स ऑफ डीएनए और किसी डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट कैसे मापा जाता है, क्या मैथमेटिकल फॉर्मूला है, माइनर और मेजर ग्रुप्स, ठीक है, और फिर उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसमें हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, विस्कोसिटी, ये सभी देखेंगे। तो हम अभी डीएनए के कॉन्फर्मेशन को थोड़ा सीख रहे हैं, है ना, चीजों को थोड़ा विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। टॉपिक हो गया डीएनए स्ट्रक्चरल कॉन्फर्मेशन। तो आज जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव में जो सबसे पहला है वह है कि अगर हम गौर करें डीएनए पर, तो बॉन्ड्स इन अ न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड में कितने बॉन्ड्स होते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने थोड़ा इसकी जानकारी आपको दी थी। एक न्यूक्लियोटाइड का मतलब होता है कि अगर डीएनए को आप देखें तो आप देखेंगे कि डीएनए में की कोई भी न्यूक्लियोटाइड जो है, मान लो कि थायमिन है, शुगर से जुड़ा है, फॉस्फेट है, इसी प्रकार ऐसा क्रम चलता रहता है। तो अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड को देखते हैं तो हमको ये पूरा पार्ट उसको देखना पड़ता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक हम शुगर का रिंग बनाए पहले, देखिए ये राइबोज शुगर है, ठीक है, और इसमें जो है हम इसको थोड़ा सा हम साइड चेंज कर देते हैं ना, नहीं तो फिर एक ही साइड में सब कुछ दिखने लगेगा। अभी ठीक, यहाँ ऑक्सीजन देते हैं, ये कार्बन। अब नंबरिंग इसको करते हैं, ये हो गया 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश डैश, और इसी में ये CH2 5 डैश हो गया, ठीक है। अब इसके साथ OH है। ये शुगर का बेसिक कॉन्फर्मेशन है। अब यहाँ देखें, पहले से जुड़ा हुआ है न्यूक्लियोटाइड, तो 1 डैश से जुड़ा रहता है न्यूक्लियोटाइड। अगला जो है 5 डैश पर जुड़ा हुआ है फॉस्फेट, इसको हटाएं, ठीक है, ये फॉस्फेट है, ये जुड़ा हुआ है 5 डैश से, और 3 डैश से भी जुड़ा हुआ है वो। अगर उस पर हम चाहें तो थोड़ा सा माइनस चार्ज भी दे सकते हैं, और उस O से जुड़ा हुआ है फॉस्फेट ऑफ नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। हम थोड़ा कलर बदल देते हैं, फॉस्फेट ऑफ नेक्स्ट शुगर, मतलब बेसिक यही चीज है। अब यहां अगर हम काउंट करें तो हमको यहां पर कितने बॉन्ड्स दिखते हैं एक न्यूक्लियोटाइड में। तो सबसे पहला ये बॉन्ड फॉस्फेट एंड ऑक्सीजन के बीच में, दूसरा ये बॉन्ड ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में, तीसरा ये बॉन्ड 5 डैश और 4 डैश के बीच में, चौथा ये बॉन्ड 4 डैश एंड 3 डैश के बीच में,
5वां ये बॉन्ड कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में, 6वां ये बॉन्ड ऑक्सीजन और दूसरे शुगर के फॉस्फेट से, और 7वां ये बॉन्ड। तो टोटल 7 ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। अगर इनके बारे में हम बताएं, जो पहला है वो किसके बीच में है? फॉस्फेट और ऑक्सीजन के बीच में। ये ऑक्सीजन क्या है भाई? ये ऑक्सीजन 5' का ऑक्सीजन है, ठीक है। दूसरा जो बॉन्ड है वह है 5' ऑक्सीजन एंड 5' कार्बन के बीच में। तीसरा जो बॉन्ड है वह है 5' कार्बन और 4' कार्बन। अब हम इसको अंडरलाइन करते हैं कि ये रिंग का हिस्सा है। चौथा जो बॉन्ड है वह है C4' और C3' के बीच में। ये दोनों रिंग का हिस्सा है। पांचवा जो बॉन्ड है वह है 3' कार्बन और O3', मतलब जो उससे निकला हुआ है। छठवां जो है वह है O3' और फॉस्फेट ऑफ नेक्स्ट शुगर। अगला शुगर जो है उसके फॉस्फेट से। और सातवां जो है वह है C1' एंड न्यूक्लियोटाइड के बीच में। इस प्रकार से ये 7 बॉन्ड्स जो होते हैं वो एक न्यूक्लियोटाइड में एग्जिस्ट करते हैं। अब इसमें अगर हम गौर करें तो गौर करने वाली बात यह है, इसमें ये भी फ्रीली रोटेट करता है, ये भी फ्रीली रोटेट करता है, तीसरा भी फ्रीली रोटेट करता है। लेकिन ये जो कार्बन है, कार्बन नंबर 4', ये दोनों चूंकि रिंग के अंदर में है, इसलिए इसका फ्री रोटेशन उतना ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, ठीक है। मतलब इट इज नॉट वेरी इजी फ्री। ये कंप्लीटली थोड़ी सी रिजिडिटी शो करता है। और फिर ये फ्रीली रोटेट करेगा, ये भी फ्री रोटेशन करेगा, ये भी फ्री रोटेशन करेगा। लेकिन ये जो है चौथा बॉन्ड जो है, क्योंकि ये रिंग के अंदर में है, इसलिए इसका रोटेशन क्या होगा? लिमिटेड रोटेशन। तो ये चीज पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि रोटेशन जो है वह क्लैरिटी हमको शो करता है कि रिंग में रोटेशन थोड़े से लिमिटेड है। बाकी तो सब रोटेशन जो है वो एज यूजुअल जैसा होता है वैसा है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वह है टाइप्स ऑफ डीएनए। टाइप्स ऑफ डीएनए की जब बात होती है तो कई प्रकार के डीएनए कई आधार पर पढ़ते हैं, बट कुछ जो इसके बेसिक मेजर टाइप्स होते हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं वो होता है ए डीएनए, दूसरा बी डीएनए, तीसरा जेड डीएनए। ये 3 तरह का डीएनए जो है इसके बीच में हम लोग हमेशा कंपेयर करते हैं। जो वाटसन क्रिक का डीएनए है वह है बी डीएनए। ये 3 तरह के डीएनए को हम लोग को कई बेसिस पर देखना होता है, मापना होता है कि ये तीनों डीएनए में क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंस है। आइए अब आगे बढ़े इसमें। अगर हम लोग डीएनए के टाइप्स को देखते हैं, कई सारे पैरामीटर्स पर हम लोग इस टाइप को मापते हैं। चलो हम एक टेबल बना देते हैं, सबसे सुंदर यही हो गया। टेबल का एक हिस्सा हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए।
और एज यूजुअल जैसे हम लोग किसी भी चीज को कैसे करते हैं, डिफरेंस देखेंगे उसी आधार पर। ये हमारा 3 कॉलम तैयार हो गया। आप लोग भी अपने कॉपी पर 3 कॉलम बना लेंगे। ये हमारा रेडी हो गया कि अब हम डिफरेंस यहां देखेंगे। सबसे पहला जो डिफरेंस होता है वो होता है हेलिकल सेंस पर। हेलिकल सेंस, हेलिकल सेंस की बात करें, ये राइट हैंडेड है। बी जो है वो भी राइट हैंडेड है, जबकि जेड जो है वो लेफ्ट हैंडेड है। इसका मतलब होता है राइट हैंडेड। तो जो सबसे पहला डिफरेंस होता है वो डिफरेंस होता है इसमें इसके रोटेशन के बेसिस पे, कि ए और बी जो है वो एक ही प्रकार से एक ही साइड रोटेट करेगा, जबकि जेड जो है वो एकदम अपोजिट साइड, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। सेकेंड पॉइंट जो है वो होता है डायमीटर। अगर डायमीटर की बात करें तो वो एंगस्ट्रम में मापा जाता है। तो लगभग लगभग इसकी डायमीटर जो है ए की वो 26 एंगस्ट्रम है, जबकि बी हम लोग सबसे कॉमन पढ़ते हैं 20 एंगस्ट्रम है। और जेड के बारे में बात करें तो ये लगभग, अब इससे क्या तुलनात्मक अध्ययन होता है कि ए डीएनए जो है वो थोड़ा ज्यादा फैला हुआ है, जबकि जेड डीएनए जो है सबसे कम फैला है, मतलब बहुत स्लिम है वो उस तुलना में। डेटा के बेसिस पर जब एनालिसिस पूछा जाता है तो इस डेटा को दिमाग में रखना ही पड़ता है, ठीक है, कि कौन जो है वो थोड़ा सा फैला हुआ रहेगा और कौन जो है वो थोड़ा सिकुड़ा हुआ रहेगा। तो देखिए 26 एंगस्ट्रम काफी बड़ा है, 18 एंगस्ट्रम पतला है। तो मान लो 26 वाला डीएनए अगर कुछ ऐसे दिखता है, इसकी है इतनी, तो ये जो होगा वो क्या दिखेगा, ये इस तरह से दिखेगा। और इसकी चौड़ाई क्या होगी, उससे कम होगी। जहां ये 26 एंगस्ट्रम होगा वहीं पर ये 18 एंगस्ट्रम होगा, तो थोड़ा सा पतला दिखेगा। इसी चीज को वहां तुलनात्मक रूप से बोला गया। और इसी को जब स्टेटमेंट में लिखते हैं तो कई बार विद्यार्थी फंस जाता है, वो उसको लगता है कि अरे बाबा इसमें क्या क्या हम समझें कि किसका डायमीटर क्या है नहीं है। तो आपको सावधान इसमें रहने की जरूरत है। अब तीसरा जो है वह है बेस पेयर्स पर हेलिकल टर्न। एक कंप्लीट टर्न में कितना बेस पेयर होता है, इसमें 11 होता है, इसमें 10.5 होता है, लेकिन वो 10 ही मानते हैं राउंड फिगर में, जबकि इसमें जो है 12 होता है। कहने का मतलब है कि देखो अगर ऐसे ये है तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक को हम लोग एक कंप्लीट कॉइल लेते हैं। तो इसमें क्या कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे करके 11 इसमें बेस पेयर्स होंगे। बगल में लगभग वो 10 के हम 10 ही रखते हैं, ठीक है, 10 करीब उसमें रहता है। अब जो अगला मुद्दा है वह मुद्दा है इसमें हेलिकल राइज पर बेस पेयर। एक बेस पेयर में हेलिक्स कितना टर्न करेगा उसको हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है दैट इज पॉइंट नंबर 4, दैट इज पॉइंट नंबर
4, वो है हेलिक्स राइज पर बेस पेयर। ठीक है, हेलिक्स राइज को हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं। जैसे देखो, कई बार टर्म्स होते हैं और विद्यार्थी बहुत क्लियर नहीं हो पाता है। एक ये बेस पेयर है, एक ये बेस पेयर। अब अगर आप गौर करें तो यहां एक एंगल अगर दें, ठीक है ना, तो इस एंगल में अगर कोई भी, अगर बीच में एक्सिस ही डाल देते हैं, छोड़ो एकदम एक्सिस डाल देते हैं, अगर एक्सिस हम डाल दें तो जब ये क्वाइल करेगा तो ये इतना रोटेट किया, ये यहां से इतना रोटेट किया, तो ये कितना रोटेट करते करते एक कंप्लीट क्वाइल होगा। एक कंप्लीट रोटेशन में को हम लोग कितना डिग्री मानते हैं? 360 डिग्री। अब सोचो कि 10 पेयर बेस पेयर अगर उसमें रहे तो कितना होगा? लगभग 36 डिग्री। 36 डिग्री पर एक कंप्लीट क्वाइल हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये जो रोटेशन होता है, हेलिक्स राइज होता है, उसको हम लोग इसी प्रकार से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये कितना डिग्री हो सकता है, कितना डिग्री इसमें चेंजेस हो सकता है। क्योंकि ये 10 तो एग्जैक्ट होता नहीं, 10.5 होता है, तो लगभग ये 34 डिग्री करीब ये इसका रोटेशन वाइज में होता है। लेकिन हम लोग एक एवरेज इस तरह से मान के चलते हैं। देखो जो टर्म्स हैं, फिर से हम एक बार समझा रहे हैं आपको। रोटेशन बेस पेयर मतलब एक बेस पेयर एक एक्सिस पर कंप्लीट 360 डिग्री घूमने पर, ये वहां सोचो कि यहां से यहां ऐसे 360 डिग्री है, इस 360 डिग्री के घूमने पर इसमें कितना कवर हुआ है? देखिए ये एरिया है, बहुत घिच-पिच हो गया है, मिटाने दो। हाँ, ये एरिया है। तो ये अगर पूरा एरिया देख लें तो ये टोटल है 360 डिग्री एंगल। अब ये 360 डिग्री एंगल जो है, तो इस 360 डिग्री एंगल में अगर 10 बेस पेयर हैं तो हर बेस पेयर 36 डिग्री पर रोटेट किया है अपने ही एक्सिस पर, इसको रोटेशन बोलते हैं। बेस टिल्ट का मतलब होता है कि एक एक बेस जो है वो कितना डिग्री पर शिफ्ट करते जा रहा है, वो झुक रहा है, वो कितना डिग्री झुक रहा है, तो उसको हम लोग टिल्ट कहते हैं। और बेस रेस का मतलब क्या होता है, राइज का मतलब क्या होता है? बेस राइज का मतलब होता है कि कॉमन एक्सिस पर जो डीएनए का हेलिक्स है वो ऊपर की ओर मूव कर रहा है या नीचे का कुछ भी, तो ये जो मूवमेंट है वो कितना है? एक कंप्लीट कॉइल का जितना लेंथ होता है और जितना नंबर ऑफ बेस पेयर्स होता है, उन दोनों को डिवाइड कर दें तो बात निकल के चली आएगी। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर 34 एंगस्ट्रम है इसकी लंबाई, और यहाँ 10 बेस पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और रखो एक 10, सबके बीच में इक्वल डिस्टेंस है, तो क्या होगा? ये 34 एंगस्ट्रम बाई 10, इसको हम लोग बोलते हैं हेलिक्स राइज। आइए एक बेस पेयर में हेलिक्स राइज जो है वह, उसका क्या फॉर्मूला है, हम फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला लेंथ ऑफ अ कॉइल बाय नंबर ऑफ बेस पेयर्स। ठीक है, बेस पेयर्स स्मॉल बी ही लिखते हैं। बेस पेयर कितनी लंबाई है और कितना बेस पेयर है उसमें। जैसे जेड डीएनए के, इसके बी डीएनए के बारे में क्या पढ़ते हैं? इसकी लंबाई जो होती है वो 34 एंगस्ट्रम होता है, और 10 से डिवाइड कर दें तो बेस रेंज लगभग लगभग कितना होगा? 3.4 एंगस्ट्रम। उसी क्रम में यहाँ इसका जो है ए का वो 2.6 एंगस्ट्रम है और जेड का 3.7 एंगस्ट्रम। तो साफ कहता है कि सबसे कम मतलब राइज जो है वह ए में होगा, और जबकि सबसे ज्यादा राइज जो है वह जेड डीएनए में होगा।
अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं तो एक बार पार्टीशन कर दें, अब तो आप समझिएगा सब में क्या क्या लिखा हुआ है। इससे कंपैरेटिव क्वेश्चन आता है तो तैयार रहना है इसके लिए। अब पांचवा पॉइंट जो है वो पांचवा पॉइंट है बेस टिल्ट। बेस टिल्ट नॉर्मल टू हेलिक्स। हेलिक्स के साथ अगर ए डीएनए को देखेंगे तो 20 डिग्री, जबकि बी डीएनए जो है वो सिर्फ 6 डिग्री टिल्ट होता है और जेड जो है वो 7 डिग्री टिल्ट होता है। इसका मतलब होता है सबसे ज्यादा एंगल पर झुकाव जो है वो ए डीएनए में होता है, क्योंकि इसमें 20 डिग्री का टिल्ट है एक बार, मतलब एक बार में यहां से यहां 20 डिग्री का टिल्ट है। जबकि बी बी टाइप में क्या है, बी टाइप में सिर्फ 6 डिग्री का टिल्ट। इसमें टिल्ट जो है बहुत गहराई लेकर नहीं है, ये यहां से अगर मान लो कि यहाँ पर 4 पर था ये तो सीधे 20 डिग्री पर आ जाएगा, 20 डिग्री का गैप होगा। लेकिन यहाँ पर अगर 40 डिग्री पर है ये आ जाएगा 34 डिग्री पर, मतलब सिर्फ 6 डिग्री का टिल्ट ही इसमें दिखता है। अब हम लोग आते हैं छठवें पॉइंट की ओर। 6 पॉइंट पर हम लोग बोलते हैं सुगर पुकर कॉन्फॉर्मेशन। ये शुगर पुगर कॉन्फॉर्मेशन हम अलग से भी बताएंगे, अभी सिर्फ हम डेटा देते हैं। इसका होता है C3- एंडो, C2- एंडो, C2- एंडो फॉर पायरिमिडीन और C3- एंडो फॉर प्यूरिन। आप सिर्फ अभी इसको दिमाग में रखिए, इसको हम अलग से डिस्कस कर रहे हैं। जैसे डिस्कस करेंगे तो एक बार फिर से इसको आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये शुगर पुगर क्या होता है, वैसे आप सब जानते हैं कि इसमें राइबोज होता है ना। और राइबोज में 3- पर और 5- पर फॉस्फेट जुड़े रहते हैं, 1- पर न्यूक्लियोटाइड। तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, अभी विषयांतर हो जाएगा। छठवां के बाद जो सातवां पॉइंट है वह सातवां पॉइंट है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके बीच में होता है, शुगर और न्यूक्लियोटाइड के बीच में होता है। अगर इन दोनों में दिखें तो इसमें जो कॉन्फॉर्मेशन होता है वो एंटी होता है, इसमें भी कॉन्फॉर्मेशन क्या होता है, एंटी होता है। जबकि इसमें जेड डीएनए में एंटी जो है वो पैरामिडीन में होता है और सिन जो है वो प्यूरिन में होता है। आप सब लोगों को बताए होंगे एंटी और सिन का कंपोजिशन, कि अगर शुगर और न्यूक्लियोटाइड एक ही डायरेक्शन में रहे उसे हम लोग सिन कहते हैं, और अगर एंटी डायरेक्शन, मान लो कि ये शुगर है और ये न्यूक्लियोटाइड है, इस तरह से अरेंज रहे तो हम क्या बोलेंगे, शुगर इस साइड और नाइट्रोजन बेस इस साइड, उसको एंटी कहते हैं। लेकिन सिन में क्या होता है, अगर दोनों ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के एक ही साइड में रहे उसे हम लोग सिन कॉन्फॉर्मेशन कहते हैं। सातवें के बाद जो आठवां पॉइंट होता है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, इससे जब भी क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट में आता है, ठीक है ना। देखिए आठवां पॉइंट है मेजर ग्रूव। मेजर ग्रूव कैसा होता है इसमें, ये ए डीएनए है, ये बी डीएनए और ये जेड डीएनए। अभी मेजर ग्रुप हम लोग को पढ़ना है, इसलिए सिर्फ अभी बेसिक डिस्कशन को करके रखेंगे। नैरो होता है, पतला एंड डीप गहरा। बी में क्या होता है,
फैला हुआ होता है, वाइडर एंड लेस डेप्थ, मतलब बहुत ज्यादा गहरा नहीं होता है। जेड में क्या होता है? फ्लैटेंड आउट एट हेलिक्स सरफेस। एक बार हम इस डायग्राम को भी आपको दिखाएंगे तीनों में। मेजर ग्रुप, माइनर ग्रुप हम लोग को पढ़ना है। नौवां है माइनर ग्रुप। जो लोग पहले ग्रुप नहीं पढ़े होंगे उनके लिए थोड़ी सी तिलस्म होगी कि क्या है ये, लेकिन ये डिस्कस हो जाएगा। अगर इसको देखें तो वाइडर होता है एंड शैलो होता है, मतलब उठाव होता है इसमें। जबकि बी में क्या होता है? नैरो होगा एंड एवरेज एवरेज डेप्थ होता है। और अगर जेड में देखें तो चूंकि ये चिपटा फ्लैटेंड इधर, तो एक्सट्रीमली नैरो, बहुत ज्यादा नैरो होता है एंड डीप, बहुत गहरा होता है। ये माइनर ग्रुप का होता है। अब है 10वां में लास्ट पॉइंट, रोटेशन पर बेस पेयर। तो रोटेशन बेस पेयर जो है वो 33.6 डिग्री एंगल है। जो वाटसन क्रिक है वो 35.5 डिग्री एंगल है। और जो जेड डीएनए होता है वो 60 डिग्री एंगल है। यह एक कंपैरेटिव स्टडी है दोनों के बीच में, जिसको तीनों के बीच में, जिसको हम लोग ए, जेड एंड बी डीएनए कहते हैं। अभी हो सकता है कि आप एकदम शुरू कर रहे हैं डीएनए, इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर ना हो, बट अभी इन्हीं टर्मिनोलॉजी को हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। अभी सारे माइनर ग्रुप, मेजर ग्रुप, वाटसन क्रिक मॉडल में सारे रोटेशन, ये डेप्थ, टिल्ट सब उसमें स्टडी होगा, इससे तनिक भी आप परेशान ना हो। अब आइए हम लोग कुछ फॉर्मूला को देखते हैं, कुछ आपको ऐसे इंपॉर्टेंट नोट जो आपको दिमाग में रखना है। पहला नोट जो है वो है कि एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सिंगल बेस पेयर इन डीएनए। अब डीएनए में जितने भी बेस पेयर हो उसका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट जो है वह 650 डाल्टन होता है, डाल्टन। अगर इसको ग्राम में, ग्राम पर मोल बनाए, हम लोग बोलते हैं 650 ग्राम पर मोल। यही डाल्टन का, इतना इसका एवरेज मॉलिक्यूलर वेट सब। ठीक है। अब दूसरा जो इसमें फैक्ट होता है, उस फैक्ट को याद रखेंगे, नंबर ऑफ कॉपीज। डीएनए के नंबर ऑफ कॉपीज का फॉर्मूला क्या है? तो वेट, भार, इस चीज में नैनोग्राम एनजी इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 बाय लेंथ, कितनी लंबाई है, इंटू 1 इंटू 10⁹ इंटू 650 डाल्टन। ये एक फॉर्मूला है, अभी सबको हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा जो एक फॉर्मूला होता है वो होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ डीएनए। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ डीएनए, एक डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो तो नंबर ऑफ बेस पेयर्स इंटू 650 डाल्टन। ये तो आसान है, अगर ये हम करें तो निकल आता है। एक जो डाल्टन होता है, एक डाल्टन, ये 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। ये सब डेटा आप अपने कॉपी में लिख के रखें ताकि आप इससे संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। इससे कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। जैसे एक बहुत ही सामान्य सा है क्वेश्चन, कि जैसे क्वेश्चन है, a DNA has
100 base pairs. What is the length of, what is the molecular weight of DNA? अगर DNA में 100 बेस पेयर्स हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? हम लोग झटपट करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट जो है वो है नंबर ऑफ बेस पेयर्स, मतलब 100 बेस पेयर्स इनटू जो हमारा 650 डाल्टन है उसको कर लें, 650 डाल्टन, तो इसका कितना मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा? डाल्टन इतना इसका हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग लिखते हैं दूसरे फॉर्म में 65 किलो डाल्टन, ठीक है ना, डाल्टन ऐसे लिखते हैं। वो फटाक से निकल जाएगा ये मैथमेटिकल फॉर्मूला के अंदर। नेक्स्ट क्लास में जुड़िए तो अभी हम लोग और इसका डिस्कशन डेवलप करेंगे।